बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन्स। तो स्टूडेंट्स ज़रा मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी में सबसे तेज़ रफ्तार मैसेंजर कौन है, जो 1 सेकंड से भी कम वक्त में आपके पाँव से आपके ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। तो अगर कोई जवाब नहीं सूझ रहा तो कोई बात नहीं, आज के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट, वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ जाए। आज का हमारा टॉपिक जो है वो न्यूरॉन्स है, यानी वो खास सेल्स जो आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल संभालते हैं आपकी बॉडी का। लेट्स डाइव इन रेडी फॉर दिस न्यूरॉन। तो शुरू करते हैं। द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्डिंग to the environment and coordinating body activities is actually carried out by specialized cells, neurons, also called nerve cells. स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम का काम यानी माहौल पर रद्द अमल करना, कोऑर्डिनेट देना और जिस्म के तमाम कामों को दरअसल एक खास किस्म के सेल्स के जरिए होता है, जिन्हें हम जो है वो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहते हैं। ये दोनों एक चीज़ है, या न्यूरॉन या नर्व सेल्स कहते हैं उन्हें। तो ये क्या है हम देख लेते हैं। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब यह है कि वो सबसे जो छोटी इकाई है जिससे चीज बननी शुरू होती है, जिससे चीज पूरी बनती है। और फंक्शनल यूनिट का मतलब है वो सबसे छोटी यूनिट या वो सबसे छोटी इकाई जो खुद भी वही काम कर सकती है जो पूरी चीज करती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, जैसे एक ईंट है, वो पूरी की पूरी जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि इमारत ईंटों से मिलकर बनती है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे न्यूरॉन है नर्वस सिस्टम की, वो बुनियादी ईंट है जिससे पूरा हमारा सिस्टम बनता है। तो आपके ब्रेन में तकरीबन अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि 86 बिलियन यानी 86 अरब न्यूरॉन मौजूद हैं। ये तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर आप 1 सेकंड में एक न्यूरॉन गिनना शुरू कर दें तो इन्हें गिनने में आपको तकरीबन कोई कितने साल, 2200 साल तक तकरीबन लग सकते हैं। ये इतनी बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम के तौर पर। आगे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। देयर आर मेनी वैरायटीज। अब स्टूडेंट्स जो है ना, इसको हम देख लेते हैं पहले कि बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, बट ऑल न्यूरॉन्स हैव द 3 बेसिक कंपोनेंट्स। कौन कौन से? सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। यानी कह रहा है कि न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चरल में कई किस्म की वेरिएशन हो सकती है, मतलब उनमें फर्क हो सकता है, लेकिन तमाम न्यूरॉन्स में जो 3 हिस्से हैं ना बेसिकली, जिनमें वो कह रहा है कि सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है एंड एक्सॉन है, ये तीनों के तीनों हिस्से जरूर मौजूद होते हैं, बाकी फर्क हो सकता है। बच्चों से याद रखने का तरीका यह है कि हर न्यूरॉन को आप समझ लें एक दरख्त की तरह है, जिससे की जड़ें जो है वो डेंड्राइट्स होती हैं। आप ये डायग्राम के थ्रू जो है ना वो देख सकते हैं कि जो इनकी जड़ें हैं वो आप समझ लें डेंड्राइट्स होती हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आगे तनाव, जो कि हमारे पास होता है, सेल बॉडी होती है। फिर उसके बाद जो है ये बेसिकली इसको कंट्रोल करती है, और फिर आगे इसकी शाख निकल टाइप होती है और उसको हम एक्सॉन कहते हैं। ये आगे सिग्नल भेजती है। अब इसे एक एक करके तीनों को हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपकी बुक ने जिक्र किया है सेल बॉडी इज एन इनलार्ज रीजन ऑफ द न्यूरॉन सेल। अब स्टूडेंट्स, सेल बॉडी जो है वो न्यूरॉन का वो हिस्सा है जो निस्बतन बड़ा और इनलार्ज्ड यानी कि बड़ा रीजन है ऑफ द न्यूरॉन सेल का। और द न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन आर एंड मोस्ट ऑफ इट्स ऑर्गेनेल्स आर लोकेटेड इन सेल बॉडी। अब देखना ये वाली सेल बॉडी, और सेल बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियस वगैरह, न्यूरॉन का न्यूक्लियस और इसके ज्यादातर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इसी सेल बॉडी में मौजूद होते हैं। सेल बॉडी को ऐसे समझिए जैसे किसी का घर, मेन रूम, जहां घर का सरबराह और बाकी जो जरूरी सामान जैसे ऑर्गेनेल्स वगैरह ये रखे होते हैं। बाकी कमरे आप समझ लें जैसे डेंड्राइट्स हो गए, एक्सॉन हो गए, ये मेन रूम से जुड़े हुए हैं, ये भी मेन रूम के साथ अटैच है, लेकिन ज्यादातर सामान मेन रूम में रखा हुआ है। द साइटोप्लाज्म इन सेल बॉडी कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ निजल ग्रेन्यूल्स। अब सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में एक खास चीज पाई जाती है जिसे निजल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये क्या है? दीज आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये जो निजल ग्रेन्यूल्स हैं दरअसल राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मजमूआ है। राइबोसोम बेसिकली वो छोटे ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेनदार जो है वो सिस्टम है जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। आप पढ़ के आ चुके हैं, ये 9th क्लास में था आई थिंक, इसलिए इसे रफ यानी थोड़ा सा रफ टाइप या खुरदरा टाइप होता है। याद रखिए, ये आप पहले सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में आप सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं, मैं आपको रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके ध्यान में आ जाए। तो देखें बच्चों, क्योंकि न्यूरॉन्स को मुसलसल बहुत सारे प्रोटीन बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जो है ना वो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं और लंबे भी होते हैं जाहिर है, तो इसलिए इनके सेल बॉडी में ये निजल ग्रेन्यूल्स खास तौर पर ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे एक फैक्ट्री जो मुसलसल प्रोडक्शन में लगी रहती है। तो ये निजल ग्रेन्यूल्स आपको पता होना चाहिए कहाँ पर होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेंड्राइट्स की। तो डेंड्राइट्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी, यानी कि ये एक्सटेंशन है सेल बॉडी की। और डेंड्राइट्स बेसिकली सेल बॉडी के वो हिस्से हैं जो मेम्ब्रेन से गिरे हुए एक्सटेंशन की शक्ल में होते हैं, यानी कि उसके जो आपकी सेल बॉडी है ना, उसके जो बड़े हुए हिस्से होते हैं ना, उसको आप कह लेंगे डेंड्राइट्स। ये सेल बॉडी है आपकी और ये ऊपर है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स रिसीव इंफॉर्मेशन, ये क्या करते हैं? मेन पॉइंट के रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और अदर सेल्स।
यानी जो हमारे पास डेंड्राइट्स हैं उनका काम है दूसरे न्यूरॉन्स या दूसरे सेल्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, वसूल करते हैं। दे कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन, अच्छा फिर कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन इनटू द नर्व इंपल्सेस एंड कैरी इट टुवर्ड्स द सेल बॉडी। यानी ये मालूमात को नर्व इंपल्स में तब्दील करके सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। बच्चों डेंड्राइट्स को ऐसे समझे जैसे मोबाइल का एंटीना या एक सैटेलाइट डिश वो होती है ना, ऊपर छत पर रखी होती है, जो बाहर से सिग्नल को कैप्चर करता है फिर अंदर भेजता है। तो डेंड्राइट्स भी बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको पकड़कर सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं। तो याद रखने का आसान तरीका जो है वो डी फॉर डेंड्राइट एंड डी फॉर डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन देते हैं। तो जो है टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी की तरफ डायरेक्शन देते हैं, यानी डेंड्राइट्स हमेशा इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं, बाहर की तरफ नहीं लेके आते। तो उसके बाद हम देखते हैं फ्रॉम सेल बॉडी द इंपल्सेस आर कंडक्टेड, अच्छा जी सेल बॉडी तक आ गए, उसके बाद कंडक्टेड अवे अलोंग एन एक्सॉन। तो फिर जाहिर है सेल बॉडी से इंपल्सेस एक्सॉन के साथ साथ आगे की तरफ ले जाती है एक्सॉन जो है। तो यहाँ बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करिएगा कि डेंड्राइट्स हमेशा जो है वो क्या करते हैं, पैगाम को सेल बॉडी की तरफ लेके आती है, जबकि एक्सॉन इसी इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर लेके जाती है, यानी इंफॉर्मेशन एक ही सीमत में सफर कर रही है, पहले डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से बाद सेल बॉडी और सेल बॉडी के बाद एक्सॉन आ जाता है। और मोटर एंड इंटरन्यूरॉन्स रिसीव इम्पल्सेस, मोटर एंड इंटरन्यूरॉन की आगे बात हो रही है, रिसीव इम्पल्स करते हैं फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज सिमल्टेनियसली, यानी जो मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स हैं एक ही वक्त में, सिमल्टेनियसली का लफ्ज यहाँ पे यूज हो रहा है कि एक ही वक्त के अंदर कई डिफरेंट रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। दैट्स व्हाई दे पोजेस, यानी कि ये मिलकियत रखते हैं हाईली ब्रांच्ड डेंड्राइट्स, यानी इसी वजह से इन न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा ब्रांच्ड यानी कि शाखों वाले होते हैं। ये देख रहे हैं आप ये डेंड्राइट्स कितने शाखों वाले, और ये एक न्यूरॉन है और कितने मिलियन बिलियन जो है ना वो न्यूरॉन्स हैं आपके बॉडी में। तो आगे हम बात कर लेते हैं एक्सॉन की। तो एक्सॉन इज ए लॉन्ग एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी, यानी ये जो आगे आ रही है एक्सॉन, एक्सॉन बेसिकली कह रहा है कि ये सेल बॉडी का एक एक्सटेंशन पार्ट है, किसका, सेल बॉडी का, सेल बॉडी का एक एक्सटेंशन पार्ट है। और ये भी जो है ना वो आप समझ लें कि एक लंबा और सेल बॉडी या मेम्ब्रेन से बेसिकली गिरा हुआ होता है, उसी मेम्ब्रेन के ही आगे वो एक्सटेंशन पार्ट है। तो इट ट्रांसमिट, ये क्या करता है, इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। अ न्यूरॉन मे हैव ए सिंगल एक्सॉन एंड और ब्रांचिंग एक्सॉन। अब ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं यहाँ से कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन अकेला भी हो सकता है या शाखों वाला भी हो सकता है एक्सॉन, बट जो है हमारे पास आगे देखते हैं, द एंड ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। जाहिर जहां पर ये आपके एक्सॉन एंड हो रहा है उसको टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब ये है कि आखिर वाला एक्सॉन एंड पे जो है। इट में कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेट विद ए मसल सेल, ग्लैंड सेल और अनदर न्यूरॉन। तो ये जो टर्मिनल एक्सॉन है उसकी बात कर रहा है कि किसी ग्लैंड के साथ, किसी मसल सेल के साथ, या किसी दूसरे सेल के साथ, या किसी दूसरे न्यूरॉन से जहाँ वो कॉन्टैक्ट यानी कि राब्ते में रहता है और कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है। अब फ्रेंड्स इसके साथ जो है ना वो डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम को भी हम देखते जाते हैं। पहले ये टिडबिट आप देख लें। टिडबिट में क्या कह रहा है, टिडबिट कह रहा है कि एन एक्सॉन कैन बी क्वाइट लॉन्ग, द एक्सॉन कंट्रोलिंग द मसल इन योर फीट आर मोर देन ए मीटर लॉन्ग। अब फ्रेंड्स ये बड़ा जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सॉन काफी लंबा भी हो सकता है। आपके पैरों के पट्टों जो मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने वाले एक्सॉन 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। और एक जो है वो आप समझ लें कि फीट और मोर देन मीटर लॉन्ग एक्सॉन पेल्विस ग्राफी, अच्छा स्कल टू द पेल्विस इन द ग्राफी आर अबाउट 3 मीटर लॉन्ग, यानी जो है वो कह रहा है कि एक एक्सॉन काफी लंबा भी हो सकता है। और उसके बाद जो है वो आपके जो आपके मसल्स हैं उनको कंट्रोल करने वाले एक्सॉन 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं, ये तो बात हो पहली। और एक जिराफे का भी जिक्र कर रहा है कि एक जिराफे में जो एक्सॉन खोपड़ी से लेके पेल्विस तक यानी कि स्कल से लेके पेल्विस तक जाते हैं वो तकरीबन 3 मीटर लंबे होते हैं। तो एक जिराफे का जो एक न्यूरॉन का एक्सॉन है वो 3 मीटर लंबा हो सकता है, यानी एक ही सिंगल सेल इतना लंबा हो के इसकी एक तार जो एक्सॉन है वो पूरे कमरे की लंबाई जितनी हो जाए। ये साइंस के हिसाब से हैरानकुन बातों में से एक है कि एक सेल जो खुद माइक्रोस्कोप से नजर आता है लेकिन इसका एक हिस्सा मीटर तक लंबा हो सकता है। सुभान अल्लाह, बनाने वाले की जात पर जो है ना वो मतलब गौर करे तो क्या कैसे हैरान हो जाता है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर जो है, फिगर 15.1 स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर है ऑफ ए मॉडल न्यूरॉन। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो है ना वो आपको मैं अगर बताऊं तो इस पूरे न्यूरॉन वाले कॉन्सेप्ट को एक ही डायग्राम की मदद से समझते हैं ताकि मुकम्मल सारा कुछ आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो पहले कहाँ गई, मैं इसको रिमूव कर पहले आपको अच्छे से समझाता हूँ जी। तो ये जो है पहले सबसे पहले आ जाती है डेंड्राइट्स। तो न्यूरॉन की जो शक्ल दिखाई है सबसे ऊपर जो एक शाखाओं की तरह की एक शक्ल है, जिस सबसे ऊपर जो शाखाओं की तरह फैला हुआ पार्ट है उसको कहते हैं डेंड्राइट्स। यही वो पार्ट है जो हमने अभी पढ़े हैं, जो दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और सेल बॉडी की तरफ भेज देते हैं। इससे थोड़ा सा नीचे अगर देखें तो आपको नजर आ रहा है ये वाला जो है, ये सारी की सारी ये है सेल बॉडी। अब जो सेल बॉडी है ना स्टूडेंट, इसके अंदर एक गहरा आपको ब्लू कलर का ये वाला जो डॉट नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। यही वो पार्ट है जहां न्यूरॉन का सबसे अहम कंट्रोल सेंटर मौजूद होता है। अब सेल बॉडी से एक
ये आगे निकल रही है एक लंबी सारी, ये वाली जो है वो एक लंबी, आप समझ लें मोतियों की तरह, जो मोतियों की माला होती है ना उसकी तरह, जैसे एक साख नीचे की तरफ जा रही है जिस पर एक्सॉन लिखा हुआ है। इस एक्सॉन के इर्द गिर्द जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं हल्के ब्लू कलर के गोल गोल हिस्से जो लिपटे हुए हैं, ये वाले मैं इसको रिमूव कर लूँ। ये स्टूडेंट्स ये वाले ब्लू कलर के ये जो छोटे छोटे निकले हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इस एक्सॉन के इर्द गिर्द जो ब्लू कलर के ये गोल गोल हिस्से लिपटे हुए हैं, इन्हें श्वान सेल्स कहते हैं। श्वान सेल्स ये क्या करते हैं, ये खास किस्म के सेल्स हैं जो एक्सॉन को दाम के रखते हैं और उसे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। जो इसके बाद लास्ट में आ जाता है एक्सॉन टर्मिनल। तो जो यही वो लास्ट पार्ट है जिनका हमने जिक्र पहले भी किया, जो दूसरे मसल या न्यूरॉन या ग्लैंड से या दूसरे जो होते हैं न्यूरॉन उनसे कॉन्टैक्ट में होते हैं, राब्ते में होते हैं। तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम की मदद से आपको वो पूरा सफर एक नजर आ रहा है, जो हमने पहले नर्व इम्पल्स जो तय करके जाता है। सबसे पहले डेंड्राइट है, फिर उसके बाद सेल बॉडी आ जाती है, फिर उसके बाद एक्सॉन आ जाती है। ये एक ही तरफ का सफर है, जैसे एक तरफा जो सड़क जा रही है, वन वे रोड। तो अब दाएं तरफ ये जो आपको नजर आ रहा है, ये पार्ट ये जो निकाला गया, ये बेसिकली जो है वो जूम की हुई तस्वीर है इसकी, जो ये एक्सॉन है उसी की बेसिकली इसको जूम करके मजीद दिखाया जा रहा है। वो दरअसल एक श्वान सेल को मजीद जो है ना डिटेल में दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बीच में जो आपको ये वाला गोल्डन कलर की तार नजर आ रही है ना स्टूडेंट्स, मैं पेंसिल ले आऊँ ये, सॉरी, अच्छा, ये आपको जो गोल्डन कलर की तार नजर आ रही है ना, ये बेसिकली है हमारे पास एक्सॉन, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये वाला। तो ये एक्सॉन क्या है, इसके इर्द गिर्द जो एक तहें जो एक होती है ना तह दर तह, यानी कि फोल्डेड जो बनी हुई है, तहें लिपटी हुई चीज है, इसे माइलिन शीट कहा गया है। माइलिन शीट बेसिकली एक फैटी लेयर है जो एक्सॉन को लपेट के रखती है, बिल्कुल जैसे बिजली की तार पर प्लास्टिक की एक कोटिंग कर दी जाती है ना, ताकि सिग्नल सही तरीके से और बहुत तेजी से सफर करते हैं। इसी तस्वीर में भी थोड़ा सा ऊपर आपको ये कोटिंग होगी और इसमें थोड़ा सा ऊपर आपको जो है ना वो दिखाया गया, ये वाला क्या है, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। तो यानी खुद श्वान सेल का अपना न्यूक्लियस भी मौजूद है, क्योंकि ये खुद भी एक जिंदा सेल्स होते हैं। और सबसे ऊपर आपको दिखाया गया नोड ऑफ रेनवीर, इसका बाद में भी जिक्र आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो नोड ऑफ रेनवीर है ना, ये क्या करते हैं, ये वो छोटे छोटे खाली हिस्से हैं जहां माइलिन शीट्स नहीं होती। तो नोड ऑफ रेनवीर हैं जिनकी वजह से जो हमारी नर्व इंपल्स है ना वो बहुत तेजी से सफर करती है, यानी इंपल्स इन खाली जगहों पर छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ता है, बिल्कुल जैसे कोई शख्स सीढ़ी के एक डंडे पर जो है वो स्टेप रखता है, फिर उसके बाद दूसरे डंडे पर ऊपर जाता है। इससे जो होता है दरमियान वाला सफर वो जल्दी से कवर होता जाता है, इससे सफर बहुत तेज हो जाता है। इस वजह से इसको साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे मजीद उसको डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है ना वो हम इसको अगर मजीद, मैंने भी एक आपके लिए डायग्राम रखी हुई है, उसको मैं आपको मजीद क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये देखें कि एसी का ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका एक छोटा सा पार्ट लेकर उसको जोन किया हुआ है, और ये डेंड्राइट्स हैं और ये सेल बॉडी है, ये पूरे के पूरे आपको टॉपिक को कवर कर रहा है। आपने इसको भी अच्छे से देख लेना, ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे हम देख लेते हैं आपका जो है स्पोर्टिंग सेल्स द न्यूरोग्लिया। तो ये इसी टॉपिक का ही पार्ट है, इसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना वो पिछले लेक्चर में हमने जैसे डायग्राम श्वान सेल माइलिन शीट का जिक्र किया, आज भी सॉरी अभी भी हम जो है ना इसको मजीद न्यूरॉन्स को देख लेते हैं कि इनकी मदद कौन करता है, यानी कि सपोर्ट कौन करता है इनको ना बेसिकली। तो इन दी नर्वस सिस्टम देयर आर स्पेशल सेल्स विच सपोर्ट न्यूरॉन, वगैरह के नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसे सेल्स भी मौजूद होते हैं जो न्यूरॉन की हेल्प करते हैं। तो दीज सपोर्टिंग सेल्स आर कॉल्ड न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स। और स्टूडेंट्स, ये जो दोनों है ना न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स, ये दोनों के दोनों एक ही चीज है। इन जो हेल्पर को न्यूरोग्लिया भी कहते हैं और ग्लाइल सेल्स भी कहते हैं। ये जो हमारे पास एक ग्लाइल सेल्स है ना, बेसिकली ये एक यूनानी लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है ग्लू टाइप ना, ग्लू जिसे कहते हैं। क्योंकि ये जो अगर हम थोड़ा सा पास में जाए ना, तो साइंटिस्ट ने ये सोचा था कि ये सेल्स सिर्फ न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ कर रखने का काम करते हैं, जैसे गोंद या ग्लू वगैरह को जोड़ते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इनके काम जो है वो इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो ये क्या करते हैं, दे सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू दी, अब देखना ये सप्लाई कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स टू दी न्यूरॉन्स, रिमूव वेस्ट, कितने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। अब जो है ये सेल्स न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट्स यानी कि उसको ग़िज़ा देते हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं और इम्यूनिटी भी काम करते हैं, एक दिफाई तहफ़्फ़ुज़ जिसे कहते हैं। तो बच्चों, न्यूरोग्लिया को ऐसे समझे जैसे किसी क्रिकेट टीम में प्लेयर के अलावा, एक तो क्रिकेट टीम के अंदर प्लेयर्स होते हैं सारे, उसके अलावा जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है जिसमें फिजियोथेरापिस्ट होते हैं या कोच होता है, ये सारे के सारे जो खुद मैदान में खेलते तो नहीं, लेकिन क्या करते हैं, प्लेयर को फिट और तैयार रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो न्यूरोग्लिया है या जो ग्लियल सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये भी खुद तो यानी कि वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे, खेल तो नहीं रहे उनकी तरह, प्लेयर की तरह, लेकिन न्यूरॉन्स को जिंदा और काम जारी रखने में उनकी हेल्प करते हैं। तो टू इंपॉर्टेंट ग्लाइल सेल्स आर श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, यानी जो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो है वो आपको ग्लाइल सेल्स बता रहा है कि एक श्वान सेल्स और दूसरे नंबर पे हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। तो इनको देख लेते हैं। दे आर रैप्ड अराउंड द एक्सॉन ऑफ मैनी न्यूरॉन्स।
यानी ये दोनों बहुत से न्यूरॉन्स के एक्सोन के इर्द गिर्द जो है ना वो लिपटे होते हैं। हियर दे मेक माइलिन शीथ ऑफ मल्टीपल मेम्ब्रेन लेयर्स अराउंड द एक्सोन। यानी यहाँ ये एक्सोन के इर्द गिर्द माइलिन शीथ बनाते हैं जो दरअसल कई मेम्ब्रेन की एक फोल्डिंग यानी कि तय दर तय जो होती है ना लेयर्स उन पर मुश्तमिल होती हैं। तो उसके बाद देखते हैं श्वान सेल्स प्रोड्यूस माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो बातें हैं कि यहाँ पर जो श्वान सेल्स है ना ये माइलिन शीथ पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद एक्सोन के इर्द गिर्द बनाते हैं। बट जो हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं, ये काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में करते हैं। यानी कि बनाना काम दोनों का एक ही है, वो ये है कि दोनों ने जो है वो एक्सोन ही बनाने हैं। लेकिन एक जो श्वान सेल है वो किसके गिर्द बना रहा है, वो पीएनएस के गिर्द बना रहा है। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो सीएनएस के गिर्द माइलिन शीथ सॉरी बना रहा है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से बाहर के तमाम जो नर्व्स होते हैं उन पर मुश्तमिल होता है, यानी जिसम के बाकी हिस्सों तक फैली हुई होती हैं। लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाती है। बाकी जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा जितने भी नर्व्स हैं वो सारी सारी पीएनएस में आ जाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद रखने का तरीका जो मैं आपको अगर आसान बताऊं तो एस से श्वान सेल्स और स्पाइनल कार्ड, यानी कि श्वान सेल जो है वो स्पाइनल कार्ड से बाहर यानी पीएनएस में बनाती है और ओलिगोडेंड्रोसाइट सिर्फ सीएनएस के अंदर बनाती है। दोनों का काम एक ही है माइलिन शीथ बनाना, लेकिन जगह का डिफरेंशिएट है, जगह डिफरेंट है। और माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटिंग कवरिंग। अच्छा जी, माइलिन शीथ इन्होंने बना लिया। अब इनका काम क्या है कि माइलिन शीथ एक इंसुलेटिंग यानी कि जो लाइट होती है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको रोकने वाली इंसुलेटर से कहते हैं। इंसुलेट का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी या हरारत को बाहर निकलने से रोके। जैसे बिजली की तार पर वो प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाती है, तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अलोंग द एक्सोन। यानी ये एक्सोन के साथ साथ नर्व इंपल्स की स्पीड को यानी कि ट्रांसमिशन को बहुत तेज करते हैं, उनको तेज करने में हेल्प करते हैं। तो द न्यूरॉन्स व्हिच हैव माइलिन शीथ अराउंड एक्सोन आर कॉल्ड माइलिनेटेड। यानी कि जाहिर है जिसके अंदर माइलिन शीथ होगी वो माइलिनेटेड होगी, एंड दोज डू नॉट हैव माइलिन शीथ कवरिंग नॉन माइलिनेटेड। ये तो सिंपल सी बात है भाई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन द सीएनएस। सीएनएस में क्या होता है, माइलिनेटेड एक्सोन मेक व्हाइट मैटर एंड नॉन माइलिनेटेड डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज मेक ग्रे मैटर। अब ये एमसीक्यू बता सकता है कि जो माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं ना स्टूडेंट्स वो बनाते हैं व्हाइट मैटर, और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं डेंड्राइट्स और सेल बॉडीज ये बनाते हैं ग्रे मैटर। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना मैं अगर आपको बताऊं व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का कॉन्सेप्ट, तो सीएनएस के अंदर ना माइलिनेटेड एक्सोन मिलकर व्हाइट मैटर बनाते हैं, जबकि नॉन माइलिनेटेड डेंड्राइट्स और सेल बॉडी मिलकर ग्रे मैटर बनाते हैं। तो इसे याद रखने का आसान तरीका मैं आपको बताऊं कि माइलिन जो होती है ना वो होती है व्हाइटिश कलर की एक फैट वाली लेयर होती है। इसलिए जहां ज्यादा माइलिनेटेड एक्सोन जमा होते हैं जाहिर है वो ये व्हाइटिश पार्ट है तो वो हिस्सा व्हाइट नजर आता है, और जहाँ पे सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स ज्यादा होते हैं ना वो ग्रे कलर का नजर आता है, उनका रंग ग्रे होता है। बिल्कुल जैसे जो ब्रेन की असल तस्वीर में आपने जो है ना वो अगर कहीं देखा हुआ है या मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको विजुअलाइज करवाऊंगा। तो इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोथ माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड जो एक्सोन है आर बंडल्ड टुगेदर टू फॉर्म नर्व्स। अब जो है ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों किस्म के जो एक्सोन है वो मिलकर एक बंडल बनाते हैं जिसे नर्व कहते हैं। बंडल का मतलब है गट्ठा या मजमुआ किसी चीज का ना, तो यानी कई एक्सोन एक साथ रस्सी की तरह लिपट कर एक नर्व बनाते हैं। यानी बहुत सारे एक्सोन आगे वो जो उनकी शाखें मतलब जो जा रही थी पैगाम लेकर वो बहुत ज्यादा जब मिल जाते हैं तो उनको नर्व कहते हैं। तो उसके बाद क्या है कि इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द माइलिन शीथ इज इंटरप्टेड एट इंटरवल ऑफ 1 to 2 मिलीमीटर। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर आ सकता है, आपने इसको देखना है कि ये मिलीमीटर, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसे बता सकता है कि नैनोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, तो ये मिलीमीटर भी आपने लाजमी याद रखना। ये तो याद होता है स्टूडेंट्स को 1 to 2, बट यहाँ पे जो उसकी है वो भूल जाते हैं। बाय स्मॉल गैप्स नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स, यानी कह रहा है कि जो माइलिन शीथ जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ होती है वो हर 1 से 2 मिलीमीटर के फासले पर छोटे छोटे ना उनके गैप्स वो गैप से टूटी हुई होती है। और फिर इसमें क्या होता है, स्मॉल गैप्स दीज नॉन माइलिनेटेड जो इंटरप्शन होती हैं आर कॉल्ड नोड ऑफ रैनवीर। तो इन्हीं खाली जगहों को नोड्स ऑफ रैनवीर कहते हैं। ऊपर यहाँ पर अगर उन्होंने जी ये देखें यहाँ पे वाज़ेह तो नहीं है लेकिन अगर आपको ये देखना ये एक है फिर उसके बाद यहाँ पे गैप है फिर दूसरा है, तो ये जो गैप है ना बेसिकली ये है नोड ऑफ रैनवीर। मैं आपको आगे वीडियो इस बात पर बढ़ उसके बाद कह रहा है कि ये जो नॉन माइलिनेटेड इंटरप्शन आर कॉल्ड नोड ऑफ रैनवीर। तो यही खाली जगह को नोड ऑफ रैनवीर कहते हैं, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट डायग्राम में भी देखा। तो यही नोड ऑफ रैनवीर हैं जिनकी वजह से हमारी इंपल्स छलांगे लगाता हुआ सफर करता है, एक नोड से दूसरे नोड तक जंप लगाता है, बजाय इसके कि पूरी एक्सोन पर आहिस्ता आहिस्ता वो रेंगता हुआ जाए। यही वजह है कि वो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में सिग्नल बहुत तेजी से सफर करता है, ये निस्बत नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के बहुत तेजी से सफर करता है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद जो ना मैं अगर आपको मैंने आपके लिए एक जो है वो डायग्राम बनाई हुई है, मैं आपको वो भी साथ विजुअलाइज करवा दी। तो बिल्कुल इसी डाटा को यूज करते हुए मैंने एआई के थ्रू आपकी डायग्राम बनाई है, ताकि जब एक स्टूडेंट अच्छे से साइंस को समझने का सबसे ज्यादा इजी वे है कि आप उस साइंस को जो है विजुअलाइज करके
देखेंगे समझेंगे तो वो आपके बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना। तो स्टूडेंट्स आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। अब ये देखें, आपको पता है कि आपका जो बॉडी है ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो है ना वो एक मैसेज सिस्टम, एक ऐसा मैसेज सिस्टम है जो बिजली की रफ्तार से काम करता है। तो ये न्यूरॉन है ये पूरा का पूरा, और इसका जो है ना वो आपको दिखाया गया। सबसे पहले है ये डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये डेंड्राइट्स। अब पहले डेंड्राइट्स को देख लेते हैं। ये है हमारे सिग्नल रिसीवर, यानी ये बाकी सेल से इंफॉर्मेशन को पकड़कर सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं। ये देखें यहाँ से ये सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेल बॉडी। अब स्टूडेंट्स ये सेल बॉडी जो है ना ये कमांड सेंटर है। यहाँ न्यूक्लियस और नीजल्स ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आप उसको विजुअलाइज करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सॉन। ये है ट्रांसमिशन केबल। ये इंपल्स को सेल बॉडी से दूर एक्सॉन ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिनल है उस तक लेके जाते हैं। तो अगली बार जब आपका हाथ गर्म चीज से फौरन हटे, आपने गर्म चीज को हाथ लगाया वो फौरन हट गया, तो याद रखिएगा ये न्यूरॉन का कमाल है। पूरा कॉन्सेप्ट सील से समझने के लिए जो है वो पूरी की पूरी बॉडी का एक समराइज किया मैंने यहाँ पर। अब दूसरी डायग्राम पर चलते हैं स्टूडेंट। अब इसको भी मैं जूम कर लूँ तो आपको दिखाता हूँ कि पहले आपने पढ़ चुके हैं कि डेंड्राइट्स का होते हैं, सेल बॉडी का होती है, एक्सॉन का होती है। अब ये उसका आगे पार्ट है कि न्यूरॉन्स क्या आपको पता है कि उसके हेल्पर्स भी होते हैं। जी हाँ, ये न्यूरोग्लिया जिस्म का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वेस्ट निकालते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अब सुनो एक जबरदस्त बात, जो श्वान सेल्स हैं वो पीएनएस में काम करते हैं और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो किसमें काम करते हैं, सीएनएस के अंदर। अब ये देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये है हमारे पास ब्रेन, और जो हमारे पास है स्पाइनल कार्ड, ये दोनों मिलकर बनते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी जो उसके बाद ये इर्द गिर्द के ये सारे वो है पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों का काम एक ही है, यानी कि ये जो है हमारे पास न्यूरोग्लिया जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और जिसमें हमारे पास आ जाते हैं श्वान सेल। इन दोनों का काम एक ही है, यानी कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो है वो दोनों ने काम एक ही करना है कि एक्सॉन के जो सराउंडिंग में या इर्द गिर्द माइलिन शीट बनाना है। अब जो हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट है ये सीएनएस के गिर्द बना रहा है और जो श्वान सेल है वो पीएनएस के गिर्द बना रहा है। ये है हाई स्पीड इंसुलेटर, ये जो एक बना रहे हैं ना माइलिन शीट, जो क्या करता है कि जो सिग्नल को बहुत ज्यादा तेज रफ्तार सफर कराता है। और देखो माइलिनेटेड एक्सॉन मिलकर बनाते हैं व्हाइट मैटर, जबकि सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स बनाते हैं ग्रे मैटर। ये आपने चीजें याद रखी हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइलिनेटेड क्योंकि उसका व्हाइटिश पार्ट होता है, इसलिए वो माइलिनेटेड जो है वो व्हाइटिश पार्ट होता है, वो सारे मिलकर एक व्हाइट वहां पे हिस्सा नजर आना शुरू हो जाता है, तो उसको हम व्हाइट मैटर भी कहते हैं। तो इसके बाद जो है ना ये मर गया, ये आप इसको देख लीजिएगा, ये सारे का सारा वही है पार्ट जो हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उसको मैंने विजुअलाइज करवाया हुआ है कि ये सारे के सारे कैसे जो है ना वो लेयर्स होती हैं और नोड ऑफ रैनवीर क्या है और इसका काम क्या है, ये एपिडेमिक बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है, एक्सॉन क्या है, मल्टीपल मेम्ब्रेन लेयर क्या है। तो ये सारी चीजें आपके लिए आप समझना आसान हो जाएंगी, अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा क्योंकि आपने विजुअलाइज कर लिया। तो दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो कि आपको पूरे के पूरे टॉपिक को समराइज कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में लाजमी याद रखिएगा और इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ न्यूरॉन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।